हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ा था। आज दूसरा कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे, तो आप सब हेडिंग डाल लेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अगर इसका समय पूछा जाए तो 1749 से 1754 ईस्वी तक। हर युद्ध का कोई ना कोई कारण होता है, तो इस युद्ध के कारण को समझने के लिए पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कि उस समय कर्नाटक में स्थित क्या है। तो इधर आप लिख लेंगे हैदराबाद और इधर कर्नाटक। अब कर्नाटक में क्या था, यहां पे दोस्त अली सबसे पहले थे। दोस्त अली ये यहाँ का शासक था। इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते संघर्ष शुरू हो जाता है राजगद्दी के लिए, या कह सकते हो उत्तराधिकार के लिए। यहाँ पे हैं अनवरुद्दीन और इधर हैं चांदा शाह। अनवरुद्दीन का पुत्र है मोहम्मद अली और इधर इसका पुत्र है रजा खान। इसी तरीके से अगर हम हैदराबाद वाले क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं। पहला नासिर जंग, दूसरा सलावत जंग और तीसरा मुजफ्फर जंग। ये स्थित है इस समय कर्नाटक की 1749 में। कहने का मतलब है अभी जो कर्नाटक का नवाब बना है, कर्नाटक के नवाब, और इधर क्या होंगे, हैदराबाद के निजाम होते थे। स्थिति यह है कि अनवरुद्दीन इधर यहाँ पे गद्दी पे बैठा है और चांदा साहब जो है दोस्त अली के दामाद थे और चांदा साहब गद्दी पे बैठना चाहते हैं। अब क्या हुआ, इधर अगर बात करें तो हैदराबाद के निजाम में क्या हुआ है कि नासिर जंग जो है, यहाँ पे एक नाम लिख सकते हो, चिनकिलिश खां या निजाम उल मुल्क। अब निजाम उल मुल्क की जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे हैदराबाद वाले क्षेत्र में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। नासिर जंग सोच रहे हैं कि हम गद्दी पे बैठे और मुजफ्फर जंग सोच रहा है हम गद्दी पे बैठे। नासिर जंग इसका पुत्र था, तो ये भी एक पुत्र है, एक ये पुत्र है और ये एक पोता है या पौत्र बोल सकते हो। मुजफ्फर जंग सोच रहा है हम गद्दी पर बैठे, नासिर जंग सोच रहा है हम गद्दी पर बैठे। इधर अनवरुद्दीन गद्दी पर बैठा है और चांदा साहब अपनी ताक में है कि हम गद्दी पर बैठे। इसका फायदा उठाते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय राजाओं को लड़ाना शुरू कर दिए हैं और अपना फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते अनवरुद्दीन का साथ देते हैं अंग्रेज लोग और चांदा साहब का साथ देते हैं फ्रांसीसी। ये तो बात हुई कर्नाटक में, तो यहां पे भी हम लिख लेंगे अंग्रेज और यहां पे भी हम क्या लिख लेंगे, ये पुत्र हैं इनके, और यहां पे भी फ्रांसीसी। इसी तरीके से अगर हम इधर बात करेंगे तो इधर नासिर जंग का साथ देते हैं अंग्रेज, सवालत जंग फ्रांसीसी और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी। अगर पूछ लिया जाए तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो हम कह देंगे उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। कहां कहां, कर्नाटक वाले क्षेत्र में और हैदराबाद वाले क्षेत्र में। पूछा जाएगा कर्नाटक के नवाब में अनवरुद्दीन का साथ किसने दिया था, तो अंग्रेज ने। इसी तरह चांदा साहब का साथ किसने दिया था, फ्रांसीसियों ने। इधर इसी तरीके से हैदराबाद वाले में बात करेंगे तो मुजफ्फर जंग का साथ दिया था फ्रांसीसी ने, सवाला जंग का फ्रांसीसी ने और नासिर जंग का अंग्रेज ने। ये स्थित है 1749 में। अब क्या होता है, फ्रांसीसी लोग जो है लड़ाई के लिए तैयार हैं और वो कहते हैं कि चांदा साहब से कि जाओ और आक्रमण करो जाके, किस पर, अनवरुद्दीन पे। तो क्या हुआ, एक युद्ध होता है अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध कब होता है, 1749 में।
अंबूर का युद्ध होता है 1749 में। अगर पूछा है किसके इसके मध्य में हुआ, तो चांदा साहब और अनवरुद्दीन के मध्य। अब देखो इधर लड़ेंगे चांदा साहब और इधर लड़ेंगे कह सकते हो अनवरुद्दीन। आपने प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखा होगा कि फ्रांसीसियों की स्थिति अंग्रेजों की अपेक्षा बहुत अच्छी थी, जिसके चलते अब क्या हुआ, चांदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध होता है। इधर तो भैया फ्रांसीसी लोगों ने साथ दिया और इधर अंग्रेज। अब फ्रांसीसियों ने क्या किया था, इधर चांदा साहब को और उधर से मुजफ्फर जंग को भी बुला लिया था, तो इधर आदमी हो गए 3। अब इधर से मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी और चांदा साहब लड़ रहे हैं और इधर से अनवरुद्दीन लड़ रहे हैं और अंग्रेज लड़ रहे हैं। अब क्या होता है, इन तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। अनवरुद्दीन की हत्या कर दी तो भैया यहाँ पे अंग्रेज समझो हार गए और इधर ये सब जीत गए। और अनवरुद्दीन की हत्या कर दी, साथ में ही जो इनका पुत्र था मोहम्मद अली उसको भगा दिया वहां से। अब कर्नाटक की गद्दी पे कौन बैठ गया, चांदा साहब बैठ गए। अब चांदा साहब इससे बहुत खुश हुए, किससे, फ्रांसीसी लोगों से। तो उपहार में क्या दिए, 80 गांव दिए। फ्रांसीसियों को क्या दिए, तो फ्रांसीसियों को उपहार में 80 गांव दिए। अब यहां पे बेइज्जती हो गई थी अंग्रेजों की। क्यों बेइज्जती हो गई, क्योंकि भैया इधर उनका जो इनका पक्ष ले रहे थे अनवरुद्दीन, वो तो हार गए हैं, कर्नाटक का नवाब बन गया है चांदा साहब। अब अंग्रेजों के पास एक ही मौका बचा है कि वो जाकर नासिर जंग से कहें जाके कि युद्ध करो। अब इसके चलते अब क्या हुआ, अंग्रेज पहुंच गए हैं नासिर जंग के पास और उनसे कह रहे हैं कि आप युद्ध करें, मैं आपके साथ हूं। कैसे देखेंगे कि कैसे ये मुजफ्फर जंग या सवालत जंग जो है गद्दी पे बैठेंगे। अब एक हैदराबाद का घेरा, वही 1750-51 की तरफ। इसमें हैदराबाद का घेरा में क्या होता है, इधर जो अंग्रेज हैं वो नासिर जंग को कहते हैं कि तुम चलो युद्ध करो जल के, हम तुम्हारे साथ हैं। अब क्या होता है, नासिर जंग भैया मुजफ्फर जंग पर आक्रमण कर देता है, लेकिन उधर से भैया मुजफ्फर जंग हो गए, फ्रांसीसी हो गए और चांदा साहब ने मिलकर किसकी हत्या कर दी, नासिर जंग की हत्या कर दी। तो 1750-51 में क्या हुआ, नासिर जंग की हत्या कर दी गई। नासिर जंग की हत्या कर दी गई। और फ्रांसीसी लोग बहुत दिमागी थे, उसने एक व्यक्ति को भेजा था इसकी हत्या करने के लिए, जिसका नाम था बुस्सी। ये फ्रांसीसियों की तरफ से था। उसने कहा था कि अगर सवालत उनको मुजफ्फर जंग को गद्दी पे तभी बिठाना अगर वो अपने नियम कायदे माने। मुजफ्फर जंग इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते रास्ते में ही बुस्सी ने किसकी हत्या कर दी, मुजफ्फर जंग की भाई हत्या कर दी। अब मुजफ्फर जंग भी इधर से कह सकते हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और नासिर जंग की मृत्यु हो चुकी है। बचा कौन, सवालत जंग। तो सवालत जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया जाता है। कहानी बहुत उलझी है, बहुत आसानी तरीके से आपको समझना है तभी, और बहुत ध्यान से समझना है। मैंने ये बताया कर्नाटक के नवाब में दोस्त अली का दामाद था चांदा साहब और इधर पुत्र था अनवरुद्दीन। अब क्या होता है, उस समय अनवरुद्दीन गद्दी पर बैठा है, लेकिन चांदा साहब सोचता है कि हम गद्दी पर बैठते। इसके चक्कर में इन दोनों के बीच में संघर्ष हो जाता है और इसका फायदा उठाते हैं फ्रांसीसी और अंग्रेजी लोग। फ्रांसीसी लोगों ने चांदा साहब का साथ दिया और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का साथ दिया। अब दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, अंबूर का युद्ध 1749 में। इसमें क्या होता है, चांदा साहब, फ्रांसीसी और इधर से मुजफ्फर जंग मिलकर अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं। अब हत्या कर देते हैं तो यहाँ पे कर्नाटक की गद्दी पे बैठ जाता है चांदा साहब। चांदा साहब बहुत खुश होते हैं तो फ्रांसीसियों को 80 गांव उपहार में दे देते हैं। अब इधर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है अंग्रेजों की। अंग्रेजों के पास एक ही मौका था, या कह सकते हैं एक ही ऑप्शन था कि वो नासिर जंग से कहें कि आक्रमण करो, जिसके चलते नासिर जंग को बहलाते फुसलाते हैं कि आप आक्रमण करो, हम आपके साथ हैं। अब नासिर जंग क्या करता है, आक्रमण कर देता है मुजफ्फर जंग पर, लेकिन फिर मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और क्या कह सकते हो फ्रांसीसी लोगों ने मिलकर नासिर जंग की हत्या कर दी। अब ऑप्शन बचा कि मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठेंगे, परंतु फ्रांसीसी लोगों ने कहा था कि अगर ये मुजफ्फर जंग हमारे लोगों की बात ना माने तो उसकी हत्या कर देना। बुस्सी गया था सेनापति बनकर फ्रांसीसियों की तरफ से, उसने रास्ते में ही मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी। अब क्या हुआ, अब गद्दी पे किसको बैठा दिया गया है, सवालत जंग को।
देखो कहने का मतलब यह है किसका नंबर लगने वाला था, मुजफ्फरजंग गद्दी पर बैठने वाले थे, बैठ कौन गया गया, सवालत जंग, इसको कहते हैं किस्मत। आगे क्या हुआ, अब यहां पे फिर से बेइज्जती हो गई या कह सकते हो हार हो गई अंग्रेजों की, और जीत किसकी हो गई है, कह सकते हो फ्रांसीसियों की। यहाँ पे फ्रांसीसियों का बहुत ज़्यादा दबदबा है। अब उस समय क्या होता है, एक गवर्नर बनकर आता है इस क्षेत्र में सांडर्स, सांडर्स का घेरा। अब सांडर्स सोचता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम आक्रमण करेंगे और फ्रांसीसियों को हराएंगे। अब क्या होता है, ये सांडर्स का घेरा कह सकते हो या त्रिचनापल्ली का घेरा, का घेरा, यही 1751 में। अब सांडर्स क्या करता है, त्रिचनापल्ली वाले क्षेत्र में जाकर घेर लेता है चांदा साहब को। किसको, चांदा साहब को। अब चांदा साहब इधर से घिर गए हैं, अब चांदा साहब भी इनसे लड़ने के लिए आ गए हैं त्रिचनापल्ली। अब क्या होता है, उस समय एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमागी व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बाद में तो गवर्नर बन जाता है, पहले ये क्लर्क के पद पे था। ये गवर्नर जो है या कह सकते हो रॉबर्ट क्लाइव था, ये पहले क्लर्क के पद पे था। इसने जो है एक सुझाव दिया सांडर्स को, कहा कि हमारी अगर आप बात माने तो एक और घेरा भेजवा दीजिए, कहां पे, अर्काट। कहां भिजवा दीजिए, अर्काट, क्योंकि उस समय जो कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी वो की थी अर्काट। इसने कहा कि आप त्रिचनापल्ली पे भी घेरा रखें और अर्काट वाले क्षेत्र में भी घेरा डाल दें, जिससे कि डबल जगह सेना हो जाएगी। तो उसको चांदा साहब को समझ में नहीं आएगा कि हम किसी युद्ध कहाँ पे लड़ें। तो रॉबर्ट ये सांडर्स ने कहा ये तो आइडिया अच्छा है, ऐसा करो मैं आपको ही सेनापति बनाए दे रहा हूं, आप ही इसका मोर्चा से संभालें। अब क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है डेरा या कह सकते हो आर्काट का घेरा डाल देता है और इसमें लगभग में 200 अंग्रेज सैनिक और 300 भारतीय सैनिक लेकर ये पहुंच जाता है अर्काट वाले क्षेत्र में और वहां पे घेरा डाल देता है। लगभग में 53 दिन, कितने दिन, रॉबर्ट क्लाइव 53 दिन भूख प्यास से कह सकते हो तड़पता हुआ फिर भी डेरा डाले रहे। आखिर फिर क्या हुआ कि चांदा साहब मारे जाते हैं। अर्काट के घेरे में किसकी हत्या कर दी जाती है, चांदा साहब की हत्या कर दी जाती है। चांदा साहब की हत्या कर दी गई और जो रजा खान के पुत्र थे उनको भगा दिया गया। अब यहाँ पे अब दबदबा किसका शुरू हो गया, अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों ने रजा खां को भगा दिया, चांदा साहब की मौत हो गई। इधर अनुरुद्दीन के तो पहले हो चुकी थी और मोहम्मद अली को क्या बना देते हैं, कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। कहानी बहुत उलझी है परंतु आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तभी समझ में आएगा। अब क्या हुआ, मोहम्मद अली भैया क्या हो जाता है, कर्नाटक का नवाब बन जाता है। अब इसके चलते क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे जो कार्यभार देख रहा था, आपको पहले पिछली क्लास में याद है कि डुप्ले देख रहा था। अब डुप्ले लगातार त्रिचनापल्ली वाले क्षेत्र में या कह सकते हो इधर हार गया था अर्काट वाले घेरे में, लेकिन ये हार मानने तैयार ही नहीं था। उसने क्या किया, 4 लाख पाउंड रुपए और खत्म किए और फिर क्या हुए, फिर इसने त्रिचनापल्ली पर घेरा डाल दिया। अब क्या हुआ, इससे फ्रांसीसी लोग बहुत ज्यादा आहत हो चुके हैं कि कहा कि यार लड़ाई लड़ाई लड़ाई, कितनी लड़ाई लगोगे। इसके चलते 1754 में डुप्ले को पुनः फ्रांस बुला लिया जाता है। डुप्ले को 1754 में पुनः फ्रांस बुला लिया जाता है और फिर एक नया गवर्नर बना के भेजा जाता है 1754 में, जिसका नाम था गोडे हेयू डे जयमोंट। और ये आता है, ये जैसे ही आता है और तुरंत ही संधि करना शुरू कर देता है और 1755 में एक संधि होती है, इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है और एक संधि होती है 1755 में, पांडिचेरी की संधि। अब देखो आपको ये गड़बड़ नहीं करना है, अभी आप कर्नाटक युद्ध पढ़ा था 1746 से 48, तो उसमें 48 में एला शापर की संधि हुई थी। इसी तरीके से अगर आप युद्ध को याद रखेंगे तो 1749 से 1754 है, तो आपका ऑप्शन में आएगा पांडिचेरी की संधि कब हुई थी, तो 1754 नहीं लगाना है बल्कि 1755 में हुई थी। एक जब युद्ध समाप्त हो गया उसके 1 साल बाद बात कह सकते हो। और यही अभी तृतीय युद्ध पढ़ेंगे तो 1763 में खत्म हो जाता है, तो संधि हो जाती है।
तो इस संधि को जरूर याद रखना, क्योंकि ये 1 साल बाद होती थी और लड़के जो है जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या लगा देते हैं, 1754 लगा देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि युद्ध खत्म हुआ तुरंत संधि हो गई होगी। तो अगले साल संधि हुई थी, पांडिचेरी की संधि। इसमें क्या हुआ, इसमें एक संधि कही गई जो अंग्रेज हमेशा से ही करते आए थे। वो एक ही बात कहते थे कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो पहला तो यही हो गया इस संधि में। दूसरा क्या हुआ, कहा कि भैया जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहां पे कौन गद्दी पे बैठेगा, मोहम्मद अली बैठेगा। इसके अलावा इधर वाला जो हैदराबाद वाले क्षेत्र है वहां पे भी मोहम्मद अली बैठेगा, पर जो सवालत जंग को बैठाला है इनको कुछ ही क्षेत्र दिए जाएंगे। सवालत जंग को कुछ ही क्षेत्र, मतलब लगभग में 4 जिला दिए गए थे। कौन कौन, तो पहला चिकाकोल, दूसरा मुस्तफानगर, तीसरा एल्लौर और चौथा चिकाकोल, मुस्तफानगर, एल्लौर और इसके बाद में राजमुंदरी। ये वाले क्षेत्र कुल मिला के कर्नाटक और हैदराबाद में दे दिए गए सवालत जंग को, और पूरे कर्नाटक और हैदराबाद में किसका वर्चस्व हो गया, मोहम्मद अली का। तो कह सकते हो इस युद्ध में जीत किसकी हुई, तो जीत हुई अंग्रेजों की, और यहीं से धीरे धीरे अंग्रेज और ज़्यादा शक्तिशाली होते जाएंगे। देखो 1754 आ गया है, 1757 में ये विप्लासी का युद्ध लड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें सवालत जंग को क्या किया गया, कुछ ही अधिकार दिया गया, या कह सकते हो फ्रांसीसियों को कम अधिकार दिया गया और अंग्रेजों को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। और एक कहा कि जितने भी, एक और संधि में बात कही गई कि जितने भी राजाओं या भारतीय शासकों के द्वारा हम लोगों को उपाधि दी गई हैं उसको त्याग करना पड़ेगा। इसके अलावा एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी यहाँ तक स्थिति बनी है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कुछ बातें समझ में न आई हो तो जरूर बताएं, मैं अगले वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।